अच्छा, वेलकम बैक डियर पार्टिसिपेंट्स। हाँ, हम क्या डिस्कस कर रहे थे जी? स्मॉल और कंपनी क्या वो एकड़ों की वजह से होती है? नहीं जी, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कोई बंटवारखाना तो है नहीं, वो एकड़ तो मैयर नहीं करेगा ना। वो मैयर क्या करता है फिर कि आपने बिजनेस के अंदर पैसा कितना लगाया है। एक जो मालिक होता है ना बिज़नेस का, वो जब सरमाया बिज़नेस के अंदर लगाता है तो उसे क्या कहा जाता है? कैपिटल। तो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में कैपिटल कितना होना चाहिए या अप टू कहाँ तक होना चाहिए, तो उसको कहा जाएगा कि ये स्मॉल कंपनी है। तो इसके लिए 50 मिलियन। अगर किसी कंपनी के अंदर जो सरमाया लगाया हुआ है, जो कैपिटल लगाया हुआ है, अगर वो 50 मिलियन तक है तो एक खसूसियत पूरी होगी स्मॉल कंपनी की। तो ये एकड़ वेकड़ तो मैं ख़त्म करता हूँ क्योंकि एकड़ों का कोई तल्लक नहीं है। वो हो सकता है कोई मज़ाहिया बंदा बैठा हो, वो कहे जी स्मॉल कंपनी विच कवर्स एन एरिया ऑफ 5 कनाल, कवर्स एन एरिया ऑफ 10 कनाल, 15 कनाल, नॉन ऑफ द अबव। तो डेफिनेटली क्या होगा? नॉन ऑफ द अबव। जस्ट वो एक लाइटर मूड में बता रहा हूँ, इतना ब्लंडर कर नहीं सकता कोई भी, लेकिन ये समझाने के लिए एरिया की तरफ जाया गया ताकि आपको याद रहे। हो गया जी, कैपिटल उसका जो है ना वो 50 मिलियन। क्या सिर्फ एक यही चीज़ भी डिटरमिन हो जाएगा? जिस कंपनी का 50 मिलियन से या इससे कम होगा तो वो स्मॉल कंपनी होगी? नहीं, कुछ और क्राइटेरियाज भी हैं। टर्नओवर नंबर, एनुअल टर्नओवर, सालाना टर्नओवर। सालाना टर्नओवर मीन कि आपने जो सेल्स की, आपने जो बेच के पैसे लिए, वो आपको, इसको आप मोटी ज़ुबान में कह लो कि आपने सेल्स की। सेल्स जो होती हैं वो आपका टर्नओवर है। तो आप टर्नओवर जो है कितना तक हो तो कहा जाएगा ये स्मॉल कंपनी है। तो लिख लो 250 मिलियन। ठीक हो गया? क्या यही खसूसियत काफ़ी है और कुछ नहीं है? नहीं, एक और चीज़ भी है, वो भी ऐड कर लो। वो है कि कितने मुलाजम, एम्प्लॉय कितने हैं कंपनी के? एम्प्लॉय तो ये भी 250 कर लो। 250 एम्प्लॉय। अगर 250 तक है, एनुअल टर्नओवर 250 मिलियन तक है, कैपिटल ये तक है, तो जनाब ये स्मॉल कंपनी बन गई। क्या बस रुक जाए? उसका नहीं, एक और चीज़ भी मेरी मान लो। अगर ये मान लोगे तो फिर मैं कहूँगा कि तुम स्मॉल कंपनी हो। वो क्या जी? कि एक पहले कोई बड़ी कंपनी मौजूद थी, एक बड़ी कंपनी थी। बड़ी कंपनी मीन जो इन चीज़ों में नहीं आ रही थी, वो इससे क्रॉस करके थी। कहीं उसको आधा आधा करके स्प्लिट करके तो ये चीज़ें तो नहीं हासिल की गई कि कहीं आपने मैनेज तो नहीं कर लिया कि एक बड़ी कंपनी थी तो बड़ी कंपनी से आपने उसको तोड़ा और छोटी कर लिया। एम्प्लॉय भी 250 कर लिए, टर्नओवर भी यहाँ पे लेके आ गए, वहाँ पे 500 मिलियन टर्नओवर थे बड़ी कंपनी का। आपने कहा तोड़ता हूँ, इसे आधा करता हूँ, यहाँ पे 250 कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, कैपिटल भी आधा कर लेता हूँ। तो उसने कहा ये सारी चीज़ें कर लो, लेकिन अगर आपने स्प्लिट करके किया ना तो मैं नहीं मानूंगा कि आप स्मॉल कंपनी हो। तो ये नॉट स्प्लिटेड। ठीक है, तो स्प्लिट करके नहीं किया गया। तो 4 खसूसियत का होना बहुत ज़रूरी है। फिर आप बनोगे क्या? फिर क्या बनोगे? स्मॉल कंपनी। तो आप अभी क्वेश्चन आएगा, सर ये रौला क्या है, स्मॉल कंपनी को दूसरी कंपनियों से अलहदा क्यों किया जा रहा है? तो जनाब नोट करें, नॉर्मल कंपनी का रेट ऑफ टैक्स क्या है। वो पूछेगा कि व्हाट इज़ द इनकम टैक्स रेट ऑफ अ कंपनी, व्हाट इज़ द इनकम टैक्स रेट ऑफ अ कंपनी अकॉर्डिंग टू ITO 2001। क्या है? 29%। तो ये है। तो स्मॉल कंपनी का रौला क्यों पड़ा? तो आप कहोगे वो इसलिए कि उसका रेट ऑफ टैक्स कम है, उसका है 21%।
तो ये लोग इसको रेट ऑफ टैक्स को कम करने के लिए कहीं स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में तो नहीं आना चाह रहे। तो उसने कहा स्मॉल कंपनी में उसे ही मानूंगा जिसके अंदर ये 4 करेक्टरिस्टिक्स होंगी, फिर स्मॉल कंपनी है। और स्मॉल कंपनी जो है कर ले पे फिर 21%। तो ये वो 4 चीज़ें थी कि आपका कैपिटल 50 मिलियन या इससे कम हो, आपका टर्नओवर जो है वो 250 मिलियन या इससे कम हो, आपके एम्प्लॉइज 12 महीनों के दौरान 250 या इससे कम हो, और कहीं आपने पहले से बड़ी कंपनी को तोड़ के स्प्लिट करके कोई स्मॉल कंपनी तो नहीं बना ली, ऐसा भी गारंटी दो। तो अगर ये है तो फिर स्मॉल कंपनी है और ले लो बेनिफिट 21% का। सो दैट्स वाज स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी मे बी टेस्टेड इन योर एग्जाम। तो आगे हम चलते हैं, जो कि बड़ा टॉपिक है और एक बहुत ही मेजर टॉपिक है। मैं आज सिर्फ उसका कुछ पोर्शन जो है ना वो कवर करूँगा। मैं आपसे आंसर लेता हूँ कि कौन सा सेक्शन है जो कि सैलरी के साथ डील करता है। सेक्शन 12। अच्छा, वो मेरा बिलीव है कि मुझे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 9, 10 और 11 पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। एनी स्टूडेंट जो कि कहता है कि नहीं सर 9, 10, 11 में से भी गो थ्रू हो जाएं, हो जाएं। ऑलरेडी आपने यूट्यूब पे ही जाके सुन लेना, उस पर हेडिंग ही ये है यूट्यूब के ऊपर, सेक्शन 9 to 11। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पर ज़रूरत नहीं है कि हम वी शुड नॉट वेस्ट द टाइम ऑन सेक्शन 9 to 11। आप सुन लेना, नहीं समझ आई तो कल आप क्वेश्चन कर लेना। तो मुझे ये बताएं कि सैलरी को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो इसमें पार्टीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व होंगी अगर आप सैलरी कमाना चाह रहे हैं। एक तो डेफिनेटली आप होंगे, आप एम्प्लॉई के तौर पे। नंबर 1, देयर मस्ट बी एन एम्प्लॉई। एम्प्लॉई इज़ अ पर्सन हु डू द जॉब टू अर्न द सैलरी। दूसरा, एम्प्लॉयर भी तो होना चाहिए ना। ये मस्ट है कि ये बंदा भी होना चाहिए जो कि आपको सैलरी पे करे, जो आपकी सर्विसेज लेना चाह रहा हो और आपको सैलरी देना चाह रहा हो। और तीसरी चीज़ क्या है? रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या, आप अगर उर्दू ज़ुबान में कहें तो रिश्तेदारी या तल्लक वास्ता। तो आप दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप होना चाहिए, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप। अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप नहीं है तो सैलरी नहीं है। आप कहेंगे सर इसको एग्जाम्पलीफाई कर दें। मैं बीइंग अ विजिटिंग फैकल्टी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर जाता हूँ, 7 से लेकर 8:30 तक मैं लेक्चर देता हूँ। जितनी बार जाऊँगा लेक्चर दूंगा, पर लेक्चर से वो मल्टीप्लाई करेंगे, मुझे मेरा वो रिवार्ड दे देंगे। आप लोगों से आंसर चाहिए, इज़ देयर एनी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई रिलेशनशिप बिटवीन मी एंड गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर? है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप? है? नो, मेरा और उनका रिलेशनशिप नहीं है। मैं लेक्चर दूंगा पैसे मिलेंगे, नहीं लेक्चर देने जाऊंगा तो मुझे पैसे नहीं देंगे। ये डिपेंड कर रहा है कि इतने फिक्स्ड अमाउंट रख दी गई कि एक विज़िट किया इतने पैसे, दूसरा विज़िट किया इतने पैसे, तीसरा विज़िट किया इतने पैसे। जिस दिन छुट्टी कर ली नहीं दिया उन्होंने। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आप महीना छुट्टी कर रहे, सैलरी आती है नहीं आती? तो फिर यहाँ पे देखें। और अभी ये मैं विजिटिंग फैकल्टी था, अगर मैं
इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू ही होता, ठीक है। मैं हफ्ता छुट्टी कर लूँ, ऐड करें कोई वो कोई नया कैंडिडेट आ रहे हो। अच्छा, तो मैं इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू था, छुट्टियां करता था, मेरी तनख्वाह कटती थी? नहीं कटती थी। अभी हम इसी पे फोकस कर लेते हैं, विजिटिंग फैकल्टी। मैं लेक्चर देने नहीं गया, मेरे तो लेक्चर के पैसे गए। परमानेंट फैकल्टी, है वो भी फैकल्टी है, मैं भी फैकल्टी, पढ़ाता वो भी है, पढ़ाता मैं भी हूँ। क्या ये यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप है या नहीं है? यहाँ पे है। वो टेस्ट करेगा, वो स्टेटमेंट लिख देगा, वह कहेगा बताओ कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप है या नहीं है। तो आपने फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग को सामने लाना है और कह देना है कि यस या नो। मिसाल कर एक और ले लेते हैं, हफीज़ सेंटर है, हमने ये बना लिया, हम कंप्यूटर रिपेयर करने के लिए आप किसी लड़के को रख लेते हैं, मिस्टर जोहेब को या जिसको भी रख लेते हैं, वो यहाँ बैठता है, कंप्यूटर ठीक करता है। और एक ये है कि आप उधर से बुलाते हैं, हफीज़ सेंटर से बंदे को बुलाते हैं, वो आके कंप्यूटर ठीक करता है, जितने विज़िट करता है उतने आप उसको पैसे दे देते हैं, आपके उसके साथ अंडरस्टैंडिंग है, तो वो आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप होगा उसके साथ? नहीं होगा। जो यहाँ पे बैठाया होगा उसके साथ आपका रिलेशनशिप होगा। कंप्यूटर ख़राब हुआ नहीं हुआ, उसने तो पैसे लेने ही लेने हैं। तो इसीलिए ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी था सैलरी को पढ़ने से पहले कि देयर मस्ट बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप, आर देयर मस्ट बी मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप आर मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। चलें हम इसको आगे लेके चलते हैं और हमें किताब क्या कहना चाह रही है। अच्छा जी, एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख लो, प्लीज़ इसे नोट करना आप लोग। सैलरी हमेशा टैक्स होती है रिसीव्ड बेसिस पे। क्या? रिसीव्ड बेसिस पे। अगर आपको सैलरी नहीं मिली, टैक्स। कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ना, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या आपने काम कर लिया, पैसे मिले या ना मिले, आपकी इनकम होगी, ऐसे ही होता है। टैक्स की ज़बान में आ जाओ, सैलरी इज़ टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस। तो ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, मिसाल के तौर पर आपको सैलरी मिली, आपका साल स्टार्ट हुआ फॉर एग्ज़ाम्पल 1/7/2021 को, आपको पहली सैलरी मिल गई 1/8 को, ठीक है, और इसी तरह चलता रहा। लेकिन जब जून हुआ, जून 30/2021, ठीक है, तो सैलरी जून 30/2021 को नहीं मिलनी थी, वो मिली आपको जुलाई की। ये विजिबल है ना वहाँ पे भी? जुलाई की आपको मिली 4 तारीख को। तो मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे कितनी सैलरियाँ मिली। सैलरी तो जून की मिली है, महीना जून का है, लेकिन मिली किस में है? जुलाई में। तो फिर टैक्स कितनी सैलरीज का दोगे आप? आप इस चीज़ को नोट कर लें कि आपका जो एम्प्लॉयर होता है ना, जून वाली सैलरी जो है ना, वो अक्सर जून 30 से पहले दे देता है, क्योंकि उसने भी तो अपने एक्सपेंस क्लेम करने होते हैं ना। वो इतना अच्छा नहीं है कि आपको 7 की बजाय उसने आपको 30 को दे दी। वो इसलिए दे दी कि उसने अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, उसने अपना मुनाफा निकालना है, अपनी इनकम निकालनी है और अपनी इनकम पे टैक्स देना है। अगर आपने तमाम एम्प्लॉइज़ की सैलरी अगले साल में ले जाएगा तो इस साल में उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो टैक्स ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए वो आपके साथ भला नहीं कर रहा होता, बल्कि इनकम टैक्स लॉस को क्या कर रहा होता है? मैनेज कर रहा होता है। तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ गया, मैं टैक्स मैनेजमेंट और टैक्स एवेजन का भी बता दूँ। ये राइट टाइम है कि यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो डिस्कस कर ली जाए। अच्छा जी,
तो ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का रिलेशनशिप तो आई होप कि आपको इंशाल्लाह कम से कम अल्लाह करे 4 महीने तो याद रहे क्योंकि उसके बाद भूल जाए तो नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, तो अब मैं करता हूँ आपको दो, ये इसी बात से लीड निकली। एक होती है टैक्स एवेजन, ठीक है, टैक्स ऑब्लिग अवॉइडेंस। एवेजन तो आपको साफ नज़र आ रहा है कि जो भी कानून लागू है, जो भी लाज हैं, लॉ को तोड़ा जा रहा है, लॉ को ब्रेक किया जा रहा है। ठीक, लॉ को ब्रेक करके काम सही होते हैं, गलत होते हैं। तो लॉ को ब्रेक करके टैक्स को बचा लिया जाता है। इसकी मिसाल क्या होगी? मिसाल लेते हैं, चलो मैं कहता हूँ, इनको बता दो सर लेक्चर ले रहे हैं, थोड़ा सा साइड। हाँ हाँ हाँ, अवॉइडेंस है। अच्छा, तो स्टूडेंट होता ये है कि लॉ को तोड़ा गया। कैसे तोड़ा गया? मेरी फॉर एग्जांपल इनकम है 50 लाख, मैंने रिपोर्ट की 5 लाख, तो ये तो सीधा सीधा मैंने क्या किया, ब्रेक कर दिया ना, मैंने तोड़ दिया मैंने लॉ को। तो फिर अवॉइडेंस और मैनेजमेंट क्या है? आप कहेंगे सर ये भी बता दें। ये तो आपने सीधी तगड़ी सी एग्जांपल दे दी कि जितनी इनकम थी, इनकम को अंडर रिपोर्ट कर दिया आपने, घटा के दिखा दिया। हो रहा है तो घटा के हम दिखा देते हैं, तो वो ये क्या आप कर रहे हैं? आप टैक्स एवेजन कर रहे हैं। ठीक, और दूसरी तरफ क्या है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आप कहेंगे सर छोटी सी, मैनेजमेंट ये है कि कानून के दायरे में रहे, लॉज ने जो कहा उसके अंदर रहे, और कहीं लॉज से कोई बेनिफिट मिलता है वो बेनिफिट उठा लिया, और बेनिफिट उठा के टैक्स की लायबिलिटी को कम कर लिया, जितना टैक्स पे करना था वो टैक्स को घटा लिया। कैसे? अगर सैलरीड बंदा है तो वो टैक्स को कैसे कम कर सकता है जी? एक सैलरी, वो मैनेजमेंट में नहीं आएगा। वो क्या करेगा? वो इंश्योरेंस ले लेगा। हाँ, इंश्योरेंस ले लेगा ना। वो आईपीओ होगा। आईपीओ क्या होता है कि नए शेयर्स कोई कंपनी इशू करती है तो शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। शेयर के अलावा वो क्या कर सकता है? ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दी। अक्सर म्यूचुअल फंड वाले घूम नहीं रहे होते कि सर आप हमसे, हमारे पास आएँ, इतने पैसे इन्वेस्ट करें, आपकी टैक्स लायबिलिटी इतनी कम हो जाएगी। आप टैक्स मैनेजर हैं, आप अपने तमाम क्लाइंट्स को कहते हैं कि यार तू इतना टैक्स दे रहा है, कम से कम 20% तक तो मैनेज कर ले, आओ मैं तुझे करके देता हूँ, तू मुझे 10,000 रुपया फ़ीस दे देना, तेरा मैं 1 लाख बचा देता हूँ और कानून के दायरे में रह के करके देता हूँ। तो आपने क्या करवाया? टैक्स को मैनेज कर दिया, टैक्स को अवॉइड कर दिया बाय रिमेनिंग इनसाइड द लॉज ऑफ लैंड। तो बात क्लियर हो गई। अवॉइडेंस और एवेजन में वो फ़र्क पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि ये एवेजन और अवॉइडेंस में क्या फ़र्क है, मुझे बता दो। यहाँ आपको पेपर में भी आ सकता है, एमसीक्यूज़ में भी किसी तरीके से भी वो मरोड़ के पूछ सकता है। ठीक हो गया जी। तो हम कहाँ पे थे? अच्छा, सैलरी क्या आपको पकड़ा दी जाए तो उस वक्त कहा जाएगा कि सैलरी मिल गई है? क्या सैलरी जब आपके हाथ में पकड़ा दी जाए तो क्या फिर कहा जाएगा कि सैलरी हो गई है? मैं क्लियर करता हूं। देखो, हमने कहा सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस। तो कब समझा जाएगा कि रिसीव्ड हो गई है? कब हम समझेंगे कि सैलरी रिसीव्ड हो गई है? तो मैं बताता हूं कि कब समझा जाएगा कि सैलरी रिसीव्ड हो गई है। अगर ये कंडीशन भी अप्लाई होगी तो सैलरी रिसीव्ड हो चुकी है। वो कंडीशन क्या है? नंबर 1, वो तो बड़ी सादा है,
एक्चुअली रिसीव्ड, एक्चुअली आपने पैसे ले लिए तो इसको कहा जाएगा एक्चुअली रिसीव्ड। एक ये है मेड अवेलेबल। ये मैं आपको बताता हूं, आपको ये मेड अवेलेबल क्या, मैंने अली को एम्प्लॉय रखा हुआ है, अली को मैं चेक लिख के दे देता हूं। मैंने क्या किया, अली को मैंने मेड अवेलेबल कर दी। अली एक महीना चेक अपनी जेब में डाले रखता है, वो जाके बैंक से नहीं कैश करवाता, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करता, मैंने तो मेड अवेलेबल कर दी ना। तो अली कहता है कि मैं टैक्स बचाता हूँ यार, अगले साल तो मुझे एम्प्लॉयमेंट लगता है मिलनी नहीं है, तो इस साल की जो 2 सैलरियों का चेक मिला है मैं अगले साल में जाके लेके जाता हूँ। चेक मैंने दे दिया 30 जून को कि मैं क्लेम करूँगा अपने खर्चों में और अपनी इनकम को कम कर लूँगा। अली ने क्या किया, अली ने जेब में डाल दिया। अली ने कहा कोई नहीं यार, ये 30 जून है ना, मैं 8 दिन बाद जमा करवाता हूँ, ये जो मेरी रिसीव्ड बेस पे होनी है ना, तो 2 महीनों की सैलरी कम होगी तो टैक्स भी कम होगा, मैं अपनी मैनेजमेंट करता हूँ। तो जनाब ये मैनेजमेंट अलाउ नहीं है, ठीक है, ये मैनेजमेंट अलाउ नहीं है, क्योंकि कानून कह रहा है कि जब मेड अवेलेबल कर दी तो इसका मतलब है रिसीव्ड हो गई जी। अच्छा जी, तो फिर इसके अलावा कौन सा तरीका है जिसपे कहा जाएगा कि सैलरी रिसीव्ड हो गई है। कोई बंदा है, अच्छा कोई बंदा है, उसका कोई कोर्ट में मसला चल रहा है, ठीक, वो मेरे पास एम्प्लॉई है, तो कोर्ट कहती है आपने सैलरी इसको नहीं देनी, सैलरी इसको नहीं देनी, इसने फलां बंदे के पैसे देने हैं, इसके अगेंस्ट फैसला आ चुका है, तो आप डायरेक्टली उस बंदे को पैसे दो। मैंने पैसे जो मेरा एम्प्लॉई था मिस्टर ए उसको नहीं दिए, मेरा एम्प्लॉई है मिस्टर ए। एक तरफ कोर्ट आ गई, मिस्टर ए ने मिस्टर बी के पैसे देने हैं, मिस्टर बी कोर्ट चला गया, कोर्ट ने कहा हाँ बिल्कुल देने हैं मिस्टर बी के पैसे तूने, ठीक है। उन्होंने कहा मिस्टर ए का पता करो, मिस्टर ए करता क्या, उन्होंने ये जाहिद साहब के पास एम्प्लॉई है। वो फिर कहेंगे अच्छा जाहिद आप इस तरह करो कि इसको सैलरी नहीं देनी, इसके पैसे बी को दे दो, मैंने इसको दे दिए, समझा जाएगा कि पैसे किसने रिसीव किए हैं, ए ने, तो सैलरी किसने ले ली, ए ने। एक ये तरीका हो गया रिसीव्ड होने का। हालांकि ये कहते हैं मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैंने नहीं टैक्स देना, कोर्ट कानून कहेगा नहीं भाईजान रिसीव्ड हो गई है, सही। फिर क्या हुआ, इसी ने कहा कोर्ट में नहीं, इसी ने कहा यार मैंने इसके पैसे देने बी के, जाहिद साहब आप ना मुझे पैसे चेक देने की बजाय ना इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मिस्टर ए, जो एम्प्लॉई था उसकी इंस्ट्रक्शन पे किसी और को दे दी, ठीक है। तो पैसे किसने रिसीव हुए हैं, बेसिकली तनख्वाह किसकी है, ए की, तो टैक्स कौन देगा, ए देगा। और एक और छोटा सा था कोई, हाँ और है, हाँ और एक छोटा पॉइंट रह गया कि जब फिर भी समझा जाएगा कि सैलरी रिसीव्ड हो गई है, वो पॉइंट क्या है, वो है अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। कोई एग्जांपल दे सकते हैं जी फसी? वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये बिल्कुल प्रोविडेंट फंड इज एप्ट एग्जाम्पल, APT एक्ट मुनासिब सूटेबल एग्जाम्पल जो है वो प्रोविडेंट फंड है। एम्प्लॉयर क्या करता है कि 3-4 हज़ार रुपये सैलरी में से काटता है, उतनी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय की होती है, उतना खुद करता है, अलहदा रख देता है, ऐसे ही करता है। तो एम्प्लॉय क्या कहेगा कि जी मुझे सैलरी तो 30,000 थी, 30,000 में 3,000 तो आपने डिडक्ट कर लिया, कहाँ पे स्टूडेंट्स को शो नहीं हो रही, किसी एक को नहीं हो रही है, सब नेट सही जा रहा है हमारा।
अच्छा अच्छा, ये क्या इशू? नहीं, अच्छा अच्छा जी यार, 8:45 तो नहीं होगा? हाँ 8:45 वही इशू है यार। एक्चुअली हमने मीटिंग सेट की थी, उनको कहें वी आर सॉरी फॉर डैट, वी शेड्यूल द मीटिंग फ्रॉम 7 to 8:45, दैट्स वाई स्क्रीन इज़ नॉट विजिबल टू द जूम एप्लीकेंट्स, सो वी आर सॉरी फॉर डैट। हमें 8:45 पे डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। हाँ हाँ, उन्हें कह दो कि लेक्चर जो है ना वो रिकॉर्डेड मिल जाएगा। हमने मीटिंग शेड्यूल की हुई थी 7 से 8:45 तक, तो आई बिलीव ये उसकी वजह से इसने वीडियो ट्रांसमिट करना डिसकंटिन्यू कर दिया। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जो चीज़ें यहाँ पे हैं वो कम्युनिकेट तो पूरी कोशिश कर रहे हैं सही तरीके से हो, और आई होप कि आप फिज़िकल वालों को तो कोई इशू नहीं है, लेकिन वो इफेक्टिव्स जो हैं वो हमारे हैं ऑनलाइन वाले। तो ऑनलाइन वालों के लिए मैसेज है कि हम ये वाली वीडियो अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो सारे के सारे इसको एक्सेस कर लें। ठीक है जी, हाँ ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट ये है कि आपने तो 30,000 रुपये सैलरी थी, आपने 3,000 रोक लिया, उसके प्रोविडेंट फंड में डाल दिया, 27,000 रह गए। तो वो क्या बंदा कहेगा कि मैंने 27,000 पे टैक्स देना है? नहीं जी, 3,000 वो भी आप ही की सैलरी थी, आपके आप बिहाफ पे अप्लाई कर दिया गया, आपके प्रोविडेंट फंड में इधर से उठा के डाल दिया गया, तो आप टैक्स दोगे 30,000 के ऊपर ही। तो डैट वाज ऑल अबाउट अप टू दिस कि ये सैलरी का हमने कवर किया, और जो इंशाल्लाह बाकी जो है हम सैलरी जो है वो कल बकिया जो कवर करेंगे, और 2 से 3 दिन में ना हम पेपर की रूटीन पे भी आ जाएंगे, चीज़ें सिस्टमेटिक हो जाएंगी। सो कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह सी यू टुमारो। और वो मैं आपको बताता जाऊं कि इंशाल्लाह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसके अलावा जो हमारा सिलेबस है, इसके अलावा जो 20-25 हैं मैं वो आपको आइडेंटिफाई करके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आपने उनको भी रट्टा लगाना है। ठीक हो गया, चले थैंक यू वेरी मच, कर दें जी कंक्लूड। हाँ इसको बंद कर